तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, उनमें से फर्स्ट तो है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। सेकंड में हम लेंगे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। और थर्ड यहाँ पर बचा हुआ है जो मैटर, वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। यही थ्री प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, बाकी मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दी। तो फिर स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो देखो बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आप देखोगे बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। एक यूनिट ही आप पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये क्यों बनते हैं, मतलब डी ब्लॉक में ही हमें क्यों दिखते हैं सबसे ज़्यादा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, इनमें ये कम दिखते हैं, लेकिन डी ब्लॉक में ये सबसे ज़्यादा हमें जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बने हुए दिखते हैं। तो इसी का हम डिस्कशन करेंगे, समझ गए ना। तो देखो बच्चों, कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने के लिए जो एक्सेप्टर है, लोन पेयर एक्सेप्टर है, उसके पास वीकेंट ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, और जो लोन पेयर डोनर है उसमें कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो ये अगर आप एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखें तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ना, उनके पास वीकेंट डी ऑर्बिटल्स होती हैं, छोटा कैटाइन होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी इनको अच्छा लोन पेयर एक्सेप्टर बना देती है। और यही रीजन है कि जब इनके पास कोई लोन पेयर डोनर मतलब लिगेंड पास में आता है, तो ये आसानी से उनके साथ क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। तो ये है इसका रीजन। तो पहले तो हम आते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और तो यह लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मीन्स कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, लाइक एज दिखा होगा आपने, जैसे ये लिखा है K4FeCN होल 6 या CONH3 होल 6 Cl3 या H2PtCl होल 6। आप एक यूनिट ही पढ़ोगे पूरा अच्छी तरह से कि ये क्या है, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो इस तरह से ये लार्ज नंबर आप क्या बनाते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्सेस। अब मैं इसमें बता दूं कि ये जो एलिमेंट है इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल मेटल एटम, या फिर हम ये कह सकते हैं आयन। ये जो जुड़े हुए हैं ये हैं क्या बच्चों, लिगेंड्स। और ये जो नंबर दिखता है ये वाला है ना, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, और इसको बोला जाता है काउंटर आयन, जो चार्ज बैलेंसिंग के लिए लगाया जाता है। तो इसकी डिटेल तो वैसे उस यूनिट में आएगी, लिगेंड्स क्या हैं, है ना, कितने टाइप्स हैं। तो यहाँ हमें केवल ये बताना है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स लार्ज नंबर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो हम आ जाते हैं रीजन के बारे में, इनका रीजन क्या है। तो देखो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने के लिए वेकेंट डी ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, और ऐसी खाली वेकेंट ऑर्बिटल्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास होती हैं। ठीक है, और इसलिए वो अपनी डी ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स इनका यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, हाइब्रिडाइजेशन शो करके। दूसरा है कि लिगेंड नेगेटिव चार्ज की स्पीसीज है या हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली स्पीसीज है, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि मेटल एटम में हाई न्यूक्लियर अट्रैक्शन हो, स्मॉल साइज हो। तो डी ब्लॉक में ये दोनों प्रॉपर्टी है, स्मॉल साइज है, हाई चार्ज डेंसिटी है, हाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर है। तो ये सारी प्रॉपर्टी मिलके, तो ये है पहला रीजन जो है बच्चों, वो है स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन
एंड हाई चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन साइज, तो चार्ज ज़्यादा है साइज छोटी है, तो ये इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज की चार्ज डेंसिटी है वो काफ़ी हाई होती है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। और दूसरा है कि प्रेजेंस ऑफ वीकेंट डी, ठीक है, वीकेंट जो है एस पी डी ऑर्बिटल्स इन, ठीक है, आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल, जो इनके आउटर मोस्ट वैलेंसी सेल होते हैं वहाँ पर एस पी एन माइनस वन डी या फिर एन डी, इस तरह से वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। और इन्हीं के थ्रू जब ये वेकेंट ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, तो इन्हीं के थ्रू ये क्या करते हैं, लोन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। एंड ठीक है, दीज ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम लिगेंड्स, और एक से ज़्यादा लिगेंड जुड़ जाते हैं, है ना। तीसरा होता है, ये है हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स, कि जो बाहर की ऑर्बिट्स हैं n-1d या n-1 या ns, उन पर इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफ़ी हाई होता है, इनके सील्डिंग इफेक्ट थोड़ा कम होने के कारण। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम यही कहें कि FeCN होल 6 4 माइनस, मैंने के हटा दिया ऐसा। तो देखो बच्चों, Fe में क्या होता है, पहले तो आप जानते हैं 3d 6 4s2 4p0, फिर जब इसमें Fe2 प्लस, इसकी जो स्टेट है Fe की वो है +2, तो जब Fe2 प्लस बना तो ये क्या हो गया 3d6 4s0 4p0। अब यहाँ पर आप देखें कि d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। तो यहाँ पर हैं 2 और 1 2 3 4, और यहाँ पर s खाली है, यहाँ पर p खाली है। अब हमें 6 लिगेंड्स जोड़ना है, 6 साइनाइड है, तो 6 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है कौन सा बच्चों, D2sp3, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर पेयर्ड हो जाते हैं जो अनपेयर्ड थे, और इस तरह से 2 ऑर्बिटल क्या हो गई इस तरह से खाली। तो ये जो हैं इनको बोलेंगे D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये क्या बन गई sp3 हाइब्रिड, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अब जब FeCN होल 6 बना होगा, 4 माइनस कहाँ से आ गया, 6 साइनाइड का 6 माइनस, Fe का 2 प्लस, कैंसिल होने के बाद बचा -4 चार्ज, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से जो ऑर्बिटल ऑलरेडी भरे हुए हैं पहले से इलेक्ट्रॉन से, उनमें कोई चेंज नहीं करना हमें। यहाँ पर इस तरह से साइनाइड यहाँ जुड़ गया 2, है ना, एक साइनाइड यहाँ जुड़ गया, और बाकी जो 3 साइनाइड हैं वो इस तरह से यहाँ जुड़ गए, और कुल 6 साइनाइड ऐसे कोऑर्डिनेटेड हो गए। ये सब लोन पेयर देख के इस तरह से जुड़ गए, या इलेक्ट्रॉन पेयर देख के यहाँ पर जुड़ गए। तो यहाँ पर Fe जो था, यहाँ 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 ऐसे साइनाइड 6 आके क्या हो गए बच्चों, तो ये बन गया एक क्या, कॉम्प्लेक्स। तो ये सब देख के पता चल रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। एक तो मेटल आयन के पास सबसे इंपॉर्टेंट है वीकेंट ऑर्बिटल्स, अगर जब तक ये नहीं होंगी कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता। दूसरा है हाई चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ताकि आसानी से लिगेंड को अट्रैक्ट कर सकें। और ये दोनों प्रॉपर्टी हमें कहाँ दिखती हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, और यही रीजन है कि ये क्या बना लेते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बाकी
हम पूरा डिटेल उसमें देखेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में, जहाँ वो आप बीबीटी सीएफटी थ्योरीज दी गई हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की, है ना। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। किस में आ जाते हैं? कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो देखो बच्चों, आपने देखा होगा कैटालिस्ट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कहते रिएक्शन को स्पीड अप या स्पीड डाउन कर देते हैं। मेनली स्पीड अप करते हैं, लेकिन खुद केमिकली फिजिकली, है ना, मास में अनअफेक्टेड रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कैटालिस्ट। तो ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा आपको देखोगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या इनके कंपाउंड्स में मिलती है। आप जितनी भी रिएक्शंस देख लो, ज़्यादातर रिएक्शंस में जो कैटालिस्ट यूज हुए हैं वो या तो डी ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं या उनके एलिमेंट्स हैं। तो अब आता है कि इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अच्छे खासे कैटालिस्ट की तरह वर्क करते हैं, समझ गए ना। तो हमें यही देखना है, तो ये लिखते हैं हम, ठीक है, कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो है, रिएक्शंस कैटेलाइज्ड बाय, ठीक है, कैटेलाइज्ड बाय कंपाउंड्स और, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक कि जो कैटेलाइज मतलब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय कंपाउंड्स और एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स means these elements or compounds and their compounds ठीक है, स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शंस विदाउट changing their composition, ठीक है, फिजिकल स्टेट एंड मास। कि ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हैं डी ब्लॉक के, जिसमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या इनके कंपाउंड्स रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, स्पीड अप करते हैं। रीजन अभी हम देखेंगे, जैसे पहले कुछ एग्जांपल्स देख लो। देखो जैसे कि ये लिखा है N2 + 3H2, है ना, गिव्स अमोनिया। कौन सी प्रोसेस है, याद है आपको ये, कि N2 + 3H2 और यहाँ बनता है अमोनिया। तो आपने देखा होगा F ही यहाँ पर कैटालिस्ट होता है और MO जो है कैटालिटिक प्रमोटर होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये है कौन सी बच्चों? हैवर प्रोसेस। तो यहाँ पर आयरन एक कैटालिस्ट है ना। ठीक इसी तरह से रिएक्शन ओस्टवाल रिएक्शन पढ़ी होगी, NO + O2, तो NO2 बनाते हैं जब हम, NO + O2 से क्या बनाया जाता है? 2NO2। तो यहाँ पर किसका यूज होता है? प्लेटिनम एस्बेस्टॉस। तो ये ओस्टवाल्ड मेथड है। नाइट्रिक एसिड बनाने की एक मेथड आती है, वहाँ पर ये NO2 बनता है जो बाद में वाटर में डिसॉल्व होकर क्या बना लेता है? नाइट्रिक एसिड। ठीक इसी तरह से SO2 + क्या? O2 और मिल यहाँ पर यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि V2O5, है ना, तब ये चेंज हो जाता है 2SO3। ये है कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग, कि उसमें H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं, तब SO2 को SO3 में कन्वर्ट किया जाता है, तब V2O5 का यूज होता है एज अ कैटालिस्ट, है ना। आपने देखा होगा हाइड्रोजनेशन है H2, तो यहाँ यूज किसका करते हैं? निकेल का। तो बन जाता है एल्कीन से क्या बच्चों? एल्केन।
है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन। ये एक हेट्रोजीनियस हाइड्रोजनेशन है। लेकिन एक और होता है, आपने देखा होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, और एक होता है TiCl4 प्लस, ठीक है, Al C2H5 होल थ्राइस। इसको बोला जाता है जीगलर नाटा कैटालिस्ट, और ये बदल जाता है CH3, पॉलीमराइजेशन होता है ये इस तरह से। तो सॉरी, यहाँ पर H2 नहीं है, ये है N, पॉलीमराइजेशन है, सॉरी बच्चों, ये है, और ये बदल जाता है CH2 इस तरह से, HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। तो ये है पॉलीमराइजेशन, है ना। तो जीगलर नाटा का यूज किया जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, तो यहाँ टाइटेनियम का होता है। ठीक इसी तरह से एक विल्किंसन कैटालिस्ट होता है, ये होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन में यूज होता है बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। इसका जो विल्किंसन कैटालिस्ट है, फिनाइल ट्राइफिनाइल फॉस्फीन होल थ्राइस RHCl। यहाँ पर ये बता दूं कि ट्राइफिनाइल फॉस्फीन का मतलब है, ये है C6H5 C6H5 C6H5, ये है बच्चों PH3P, है ना। तो इसको बोलते हैं क्या, विल्किंसन कैटालिस्ट, है ना। और यहाँ पर CH3CH2 ये भी गैस बनता है, ये कहलाता है होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन, क्योंकि यहाँ कैटालिस्ट भी गैस होता है और रिएक्टेंट तो है ही गैस। इस तरह से एक होमोजीनियस हाइड्रोजनेशन में यूज होता है। तो ये कुछ बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है, हम सबको तो नहीं लिख सकते, लेकिन जो काम किए हैं मैंने आपको बता दी कि इस तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स या उनके कंपाउंड्स, इनके आइंस बहुत सारी रिएक्शंस में कैटालिस्ट की तरह यूज होते हैं। अब आता है कि रीजन क्या है इनका, ठीक है, कि इसके रीजन क्या है। तो देखो, पहला तो ये है कि एडजॉर्प्शन थ्योरी दी गई है। पहला अगर हम देखें तो ये है एडजॉर्प्शन थ्योरी में कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके सरफेस में वैकेंसी या कहें कि फ्री वैलेंसीज होती हैं, जिसके कारण ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बहुत आसानी से अपनी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेते हैं। और जब एडजॉर्प्शन होता है तो इसमें एक तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास आ गए जिससे उनमें कोलिजन बढ़ गया, दूसरा एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और वो जो एनर्जी होती है वो यूज्ड अप फॉर द एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिसके कारण ये रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं बच्चों। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम कि ड्यू टू, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वेकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब N-1 D ND NS NP, ठीक है, ऑर्बिटल्स इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हीं को बोलते हैं बच्चों, इनकी जो वेकेंट ऑर्बिटल, बल्कि मैं यहाँ ये लिख दूं कि ये हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, फ्री वैलेंसीज, ठीक है। तो फ्री वैलेंसीज जो होती हैं, ये जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अरे राम क्या लिख जाता है, फ्री वैलेंसीज, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, है ना, vacant atomic orbitals means N-1 d orbital, Nd orbital, Ns, Np, जिन्हें हम बोलते हैं फ्री वैलेंसीज, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, एक्ट एज एडजॉर्बेंट, ऐसे सॉलिड, ऐसे लिक्विड जो अपनी सरफेस पर किसी को चिपका लेते हैं, एडजॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पर वेकेंट ऑर्बिटल फ्री वैलेंसीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जिसके कारण ये क्या करते हैं बच्चों, एक्ट एज एडजॉर्बेंट एंड, ठीक है, एडजॉर्ब
reactant molecules on surface, okay, surface of them and therefore क्या होता है कि as a result इंक्रीज, क्या क्या इंक्रीज हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज collision between reactant molecule and released energy, जो एनर्जी रिलीज्ड होती है ड्यूरिंग द एड्जॉर्प्शन एंड रिलीज्ड एनर्जी, हम इसको बोलते हैं एड्जॉर्प्शन एंथैल्पी। समझ गए ना, ये है तो रिलीज एनर्जी यूज्ड अप फॉर एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये कि जो एनर्जी रिलीज हुई ना, पहली बात तो फिर से समझें कि डी ब्लॉक एलिमेंट अच्छे खासे एडजॉर्बेंट की तरह वर्क करते हैं, जिसके कारण जो कुछ एनर्जी रिलीज होती है वो तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने में यूज हो जाती है, और इसके अलावा ये कॉलिजन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण ही क्या होता है बच्चों, इनमें वो मिलती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मतलब हम ये कहें कि ये है सरफेस, है ना, और यहाँ आए ये है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस तरह से, तो पहले ये सरफेस पर क्या हो गए, एडजॉर्ब हो गए, और जैसे ही एडजॉर्ब होते हैं इनके बीच की बॉन्डिंग जो है ब्रेक होने लगती है इस तरह से, और फिर ये क्या होंगे कि सरफेस पे जैसे मान लो ये ए टाइप के, ये ए है, ये है बी, मान लो ये है ए, सॉरी हम ए टाइप का ले लें, और ये है बी और बी टाइप के, तो यहाँ पर ए और ए, ठीक इसी तरह से और भी यहाँ पर जो बी है वो भी आपके चिपक गए यहाँ पर इस तरह से, ये है, ठीक है। तो बाद में क्या होगा कि ये ए और बी तो मिल गए एक दूसरे से, कि यहाँ पर हम ये कहें कि ये ए और बी हो गए, और ये सरफेस फिर से क्या हो जाती है, इस तरह से फ्री हो जाती है। तो यहाँ पर जो हीट रिलीज हुई, तो यहाँ क्या चला, एडजॉर्प्शन, तो इस एडजॉर्प्शन के कारण रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सरफेस पे चिपक गए, और इस तरह से फिर क्या बन गया, ए बी प्रोडक्ट बन गया, और इस तरह से ये रीजनरेट हो जाता है। एक रीजन है, और दूसरा रीजन होता है वेरिएबल वैलेंसीज। कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आप देखोगे कि वेरिएबल मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स शो, ठीक है, वैरायटी ऑफ वैलेंसीज, दे फॉर्म reaction intermediate with reactant, which is highly reactive and ठीक है, collide with other reactant form product and catalyst regenerate, ठीक है, अगेन। मतलब ये होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में आप देखोगे कि वैरायटी है वैलेंसी शो करने की, तो ये उन वैलेंसीज का यूज करके एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या बना लेते हैं बच्चों, एक इंटरमीडिएट, और फिर वो इंटरमीडिएट जो होता है तुरंत दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से टकराता है, और फिर एक प्रोडक्ट बनता है। तो जैसे यहाँ पर किसका यूज करते हैं, V2O5, तो अब ये क्या करता है कि डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होते, बल्कि क्या होगा कि जो SO2 है, ठीक है, वो पहले किससे मिलता है, V2O5 से, तो बना लेता है SO3 दो ये, और +2 B2O4,
और फिर क्या होगा, V2O4 प्लस O2 मिला तो दोबारा क्या बन गया, 2V2O5। तो यहां पर ये कैटालिस्ट है, तो अभी आप देख रहे हैं ये 5 प्लस है, यहां पर ये क्या बदल गया, 4 प्लस। तो इस तरह से ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बदल बदल के और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। और जो इंटरमीडिएट बनता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करके और फिर क्या बना लेता है, प्रोडक्ट। तो ये दो रीजन हैं जिसके कारण डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं बच्चों, सॉरी किस तरह वर्क करते हैं, एज अ कैटलिस्ट। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई आपको, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी, और एक हो गई हमारी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, एक और बचती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, उसको हम अगले टर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कुछ और प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्स सॉरी कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।